चैप्टर 8 कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट का एक और नाम भी होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम होता है? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम पे जिस अटैम्प्ट में ICAP ने ये सवाल पूछा था, तकरीबन आधी से ज़्यादा आवाम वहीं पे सोच रही थी कि इसका मतलब क्या है। और मज़े की बात यह है कि किताब में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड करके लिखा हुआ है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। जी जी बिल्कुल, स्प्रिंग 22 में आया था और बहुत सारे बच्चे काफ़ी परेशान रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो गया है। आप भी थे वहाँ पे? ठीक लिखा था ये। तो कितने मार्क्स आए थे? 41। ओए कोई मसला नहीं, हम कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने इसका एक स्केच सा बना दिया है, डेफिनेशन और उसकी 5 मिसालें। हम देखते हैं कि ICAP ने कौन सी मिसाल को ज़्यादा टेस्ट की है और डेफिनेशंस कितनी दफ़ा उसने पूछी हैं। अच्छा जी, ऑटम 10, पहले ज़रा सीधे सवालों को फारिग करते हैं। ऑटम 10, एक्सप्लेन द टर्म कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट और बताएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स या रिलेशनशिप्स कॉमनली रेफर्ड टू एज कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर 10 मार्क्स। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने सिर्फ आपसे पूरा चैप्टर पूछ लिया। 10 नंबर के लिए उसने क्या कहा कि मुझे सब कुछ ही बता दें। तो ऑटम 10 को मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर देता हूँ। ऑटम 10 कंप्लीट चैप्टर उसने आपसे टेस्ट कर लिया। तो अब अगर इस तरह का सवाल आए 10 नंबर के लिए, तो क्या ये अच्छा सवाल होगा या बुरा सवाल होगा? जिसको आता, बड़ा सियासी जवाब आया कि सर जिसको आता होगा उसके लिए अच्छा होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। मसला यह है कि किसको क्यों नहीं आता होगा। क्यों नहीं आता होगा? क्या एक पेज का चैप्टर छोड़ दिया होगा? एक पेज का ही है ना, छोड़ दिया होगा? बताएं। एक बात लिख लें कहीं पे या अपने माइंड में बिठा लें, बी लॉ का पेपर ऑलरेडी बहुत ही कंसाइज्ड है और अभी हमने देखा कि ICAP अपने पुराने सवालों को ही बार बार पूछ रहा है। इट मीन्स कि आपके पास कोई इतनी ख़ास एरियाज़ छोड़ने के लिए नहीं है। आपने कोई भी चीज़ एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जानी है। और अक्सर होता ही है कि जो चीज़ आप छोड़ के जाते हैं वही चीज़ आपको बिल्कुल सामने आके तंग कर रही होती है। तो 10 नंबर का सवाल अगर आजकल में वो पूछे तो मेरा ख्याल से दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि सीधे सीधे 10 नंबर आपकी पॉकेट में। मगर शर्त क्या है कि वो आपने एक पेज अच्छे से तैयार किया हो। अच्छा जी, ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स अंडर द कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बता दें सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स के लिए? ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट्स ऑफ अ कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट 5 नंबर के लिए बता दें। कहाँ पे क्लासीफाई करूँ मैं इसको? नॉन ग्रेटिशियस एक्ट में क्लासीफाई कर दूँ। स्प्रिंग 12 का 3B, स्प्रिंग 12 का 3B। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अब देखें, एक पॉइंट पूछ लिया 5 नंबर का और एक तरफ वो पूरा चैप्टर लिखवा रहा है 10 नंबर के लिए। ओके, केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी, आगे चलते हैं। केस स्टडी, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कुज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। वही सवाल है मगर 10 नंबर का नहीं है, अब 5 नंबर का है। जरा मुझे बताइएगा अटेम्प्ट कौन सी है? 18 कौन सी? स्प्रिंग 18। अगेन कंप्लीट पूछ लिया, पूरा चैप्टर आपसे लिखने को कह रहा। डिस्क्राइब द constructive contracts and identify the circumstances in which a constructive contract may be formed. Again स्प्रिंग 22 में उसने आपसे पूरा सवाल पूरा चैप्टर ही पूछ लिया है मगर 5 नंबर के लिए पूछ रहा है। तो 5 नंबर में शायद 1 नंबर डेफिनेशन का होगा और अगले 4 नंबर को उसने डिवाइड किया होगा 5 बुलेट्स के अंदर। तो क्या हम इस 5 नंबर के लिए एग्जाम्पल्स लिख कर आएंगे? लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स कम है। हाँ, अगर 7 नंबर होते, 8 नंबर होते तो फिर हमें लिखने की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं।
अब ख़त्म हो गया सवाल? नहीं, एक सिनेरियो, एक सिनेरियो, 2 3 4 सिनेरियो, 5 6 7। शुरू करते हैं। समी रेंटेड हिज हाउस टू कुर्बान फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट एन एग्रीड सम ऑफ ₹10,000 पर मंथ। आफ्टर द फर्स्ट 2 months कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट। बाकिर एक उसका दोस्त है, उसका नेबर है, वो ज़रा कंसर्न था, वो ज़रा इमोशनल है, सिंपथी रखता है कि भाई इनके दरमियान जो रिश्ता है वो ख़राब ना हो, किनके, समी और कुर्बान के बीच में। उसने वो रेंट पे कर दिया विद गुड इंटेंशंस। सब्सिक्वेंटली ऑन कुर्बान रिफ्यूज़ल टू रीइंबर्स द अमाउंट्स, ने कहा भाई मैंने पे कर दिया था, मुझे पैसे भी दे दो वापस। उसने कहा कोई पैसे नहीं है, चलो भाग जाओ। Bakir filed a suit against him on the grounds that he had made the payment to Sami, which Qurban was legally bound to make, और इससे इनके दरमियान क्या बन जाता है, एक क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए क्या जस्टिफाई है या नहीं? पेमेंट कौन कर रहा है? समी कर रहा है, कुर्बान कर रहा है, या बाकिर कर रहा है? बाकिर कर रहा है। तो क्या बाकिर का कोई अपना ज़ाती मुफाद था? क्या बाकिर लीगली बाउंड था? तो क्या उसको पैसे वापस मिलने चाहिए? क्या क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बना? क्या क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? आधी अवाम कह रही है बन गया, आधी अवाम कह रही है नहीं बना। ये अवाम में तज़ाद क्यों पाया गया एकदम से? अच्छा, कौन कौन कह रहा बन गया? कौन कौन कह रहा बन गया? कौन कौन कह रहा बना? और कौन कह रहा नहीं बना? तो अभी कुछ टाइम पहले तज़ाद क्यों था? नहीं बना ना? नहीं बना। तो वो जस्टिफाइबल है अपने सूट में? नहीं। मगर ये मुझे ये बताइए कि इन पांचों में से कहाँ पे उसने उसको लाके डिस्कस किया है? ये फाइंडर ऑफ गुड्स है? नहीं। नेसेसरीज है? नहीं। मिस्टेक क्वेश्चन है? नहीं। इंटरेस्टेड पर्सन। अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम 9 का क्वेश्चन नंबर 4 सी। आपने आंसर करना है कहाँ से? फ्रॉम द इंटरेस्टेड पर्सन कॉन्सेप्ट। और यही सवाल घुमा घुमा के उसने बहुत दफ़ा आपसे टेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल, उमैर डिड नॉट पे द रेंट फॉर 3 months। कासिम एक म्यूचुअल फ्रेंड है उसका और लैंडलॉर्ड का, उसने रेंट पे कर दिया। 1 साल के बाद उमैर ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे रीपे कर दूंगा। अब इस सवाल में और इस सवाल में क्या फ़र्क है? ऊपर प्रॉमिस हो रहा है रीपेमेंट का, नीचे वाले ने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। तो अब अगेन, क्या ऊपर कोई क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? वो प्रॉमिस तो कर रहा है, नो सर, यस सर, यस सर, नो सर। प्रॉमिस, वादा कर लिया कि मैं तुम्हें पैसे पे करूंगा। क्या वो वादा कहीं लिखा है? क्या वो वादा कहीं रजिस्टर हुआ है? नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताइए क्या ऊपर क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना? ऊपर क्या क़ज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना? दोबारा से सोच लें, तसल्ली से सोच लें। इन 2 सवालों में डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ज़रा टाइम ले लें, बेशक आइडेंटिफाई करें इन 2 सवालों में क्या फ़र्क है इस बाजे की आवाज़ के साथ। जो प्रॉमिस कर रहा है ना, इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होना चाहिए। सोचें, आराम से सोचें, कोई मसला नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से सोचें। ऑनलाइन हजरात भी देखें इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जी,
मुझसे ये बताइए, क्या वो नीचे वाले पार्ट में लीगली बाउंड था? लीगली बाउंड नहीं था, मगर उसका इंटरेस्ट भी नहीं था। उसने तो रज़ा के लिए, खुशी के लिए और अपनी विलिंगनेस शो करते हुए अमाउंट पे की थी। वो कोई इंटरेस्टेड बंदा नहीं था। वो पैसे कब रिकवर कर सकता था? अगर वो साबित कर देता कि मैं उसमें अपना कोई इंटरेस्ट रखता हूँ और दूसरी पार्टी लीगली बाउंड होती। ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें पैसे पे करूँगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, मगर वहाँ पे हम उसको फोर्स कर सकते हैं क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुम्हें रीपे करूँगा। मगर ये प्रॉमिस हमें उससे लिखवाना पड़ेगा और उसको लॉ में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। मुँह ज़बानी वादा आसानी से वो बंदा मुकर भी सकता है। तो अगर वो आपको प्रॉमिस कर रहा है विद एन इंटेंशन टू रीपेमेंट, तो फिर आप उसे पैसे रिकवर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही था, ऑटम 11। तो क्या मैं यहाँ पे क्लासीफाई फिर से कर दूँ? पक्की बात है, यहाँ पे ले आऊँ उसको मैं, ऑटम 11 पे ले आऊँ। सवाल नंबर कौन सा है? 7B। अच्छा, अब ये सवाल देखे ज़रा, माया वाला। माया पेड द बिल ऑफ अ नेबर वसी टू अवॉइड डिस्कनेक्शन। लेटर शी क्लेम द अमाउंट फ्रॉम वसी। बताएं, क्या माया रिकवर कर सकती है? क्यों? कहाँ लिखा हुआ है कि दोनों का एक ही मीटर है? कहाँ लिखा हुआ है कि दोनों का एक ही मीटर है? इंटरेस्टेड कब होगी? जब वो आपस में एक ही मीटर शेयर करते हो। मगर यहाँ पे तो कहानी है ही नहीं ऐसी। यहाँ पे सवाल खामोश है। सवाल यहाँ भी खामोश था, सवाल यहाँ भी खामोश था और सवाल यहाँ भी खामोश है। आपने तीनों बातों में एक पॉइंट लिख कर आना है कि रिकवरी सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जब दूसरी पार्टी इंटरेस्ट रखती हो। अगर यहाँ पे उनका बिल जो है वो एक ही मीटर से आ रहा है, तो अगर वसी का कटेगा मीटर तो माया का भी साथ ही जाएगा। तो यहाँ पे वो इंटरेस्टेड पार्टी बन सकती है, अदरवाइज़ वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है। उसने अल्लाह की रज़ा के लिए पैसे पे किए हैं, तो जो उसने खुशी खुशी में पे किए हैं वो बाद में रिकवरेबल उस तरीके से नहीं है, अनलेस कि वो साबित कर दे कि मैं एक इंटरेस्टेड पार्टी हूँ इस चीज़ के अंदर। बात समझ आ रही? अब अगेन स्प्रिंग 14 फिर से यहीं से पूछा है क्या आपने? स्प्रिंग 14 भी यहीं से पूछा। एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। A person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who pays it is entitled to be reimbursed by other। मगर कब? जब पहली पार्टी जो पे कर रही है वो इंटरेस्टेड हो, उसका अपना भी ज़ाती मुफाद छुपा हो। देखो, दूसरी पार्टी तो लीगली बाउंड है, दूसरी पार्टी ने तो पेमेंट करनी ही करनी थी, मगर जब पहली पार्टी का भी इंटरेस्ट हो और वो उसके लिए पेमेंट कर दे, तो उसको साबित करना पड़ेगा इन तीनों केसेस के अंदर कि यहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट है, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट है। तो दो लाइनों से तकरीबन मिलते जुलते सवाल उसने आपसे टेस्ट किए। अच्छा जी, ये हो गया। बाकेट सप्लाइड अ जैकेट टू सुल्तान इन ऑर्डर टू सेव हिम फ्रॉम कोल्ड वेदर। सुल्तान हु वाज अ माइनर एग्रीड टू पे 2000 फॉर अ जैकेट जिसकी मार्केट प्राइस थी 1500। हाँ जी, माइनर को कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? बेसिक नेसेसिटीज़। तो क्या मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर दूँ उसको? अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम 15 का पहला, ऑटम 15 का फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, तो ये मुझे बताइए, ये कैसे साबित करूंगा कि उसके लिए वाकई में इतनी महंगी जैकेट नेसेसिटी थी? मार्केट प्राइस की तो कहानी बात की है ना कि वो 1500 लेगा या 2000 लेगा। सवाल वो नहीं है, सवाल मेरा ये है कि ये नेसेसिटी थी, ये कैसे साबित करना पड़ेगा हमें? कोल्ड वेदर है और देखना पड़ेगा कि क्या उस माइनर के जो फैमिली के हालात हैं, क्या वो ऐसे हैं कि वो इतनी महंगी जैकेट अफोर्ड कर सकता है? इतनी महंगी जैकेट वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं? और अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता और आप उसको ला के दे रहे हैं,
तो फिर आप उससे कुछ रिकवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज अफोर्डेबल है, तो क्या 2000 लें या 1500 लें? 1500 लें, जितनी उसकी मार्केट प्राइस है उतने पैसे हम उससे लेंगे, उसका ऊपर का 500 रिकवरेबल नहीं होगा। रूही हु पेड द बिल ऑफ सॉलिड विदाउट बीइंग आस्क्ड इज नाउ डिमांडिंग पेमेंट फ्रॉम सॉलिड। क्या ये वही सवाल नहीं है? अगेन सेम सवाल, ऑटम 15 का दूसरा पार्ट। अच्छा जी, समी अकोली, ये जरा खुद करें, पॉइंट 3 ट्राई करें इसको। समी अकोली ट्राई कीजिएगा। समी एक कूली है जिसने नादिया का सामान उठा लिया फ्रॉम सुपरमार्केट और टुक देम टू हर कार। उसको सामान को उठा के वो गाड़ी तक ले गया। नादिया ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की। समी ने कहा कि उसको सर्विस चार्जेस चाहिए। पहला सवाल, क्या कोई ऑफ़र हुई है? नहीं हुई। ऑफ़र हुई है, इम्प्लाइड ऑफ़र हुई है। इम्प्लाइड ऑफ़र हुई है, सामान उठा के बाइक खड़ा हो गया। नादिया ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड ऑफ़र के ऊपर क्या हो गई? इम्प्लाइड, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका। अब वो कहता है कि मुझे सर्विस चार्जेस प्रोवाइड किए जाएं। तो क्या उसने ये काम अल्लाह की खुशी के लिए किया होगा? नहीं। पैसों के लिए किया होगा। तो क्या ये काम ग्रेटिशियसली किया गया है? नहीं। ये क्या है? एक नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। तो जनाब इनके दरमियान एक कोज़ाई कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो जाएगा। सर ऑटम 15 का जो तीसरा पार्ट है वो यहाँ से आंसर हो रहा है, फ्रॉम नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। ज़रा गौर करें, अभी तक कौन सी दो बातें उसने पूछी ही नहीं। एक फाइंडर ऑफ गुड्स का सवाल नहीं आया और पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक और क्वेश्चन वाला सवाल अभी तक उसने टेस्ट नहीं किया। इवन रीसेंट अटेम्प्ट तक वो सवाल टेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। मोहसिन acquired a piece of land in Morosin from a local landlord, Qasim Sumro, on a lease term of 20 years. The revenue repayable by Qasim Sumro on his land to the government was in arrears. As a result, the land was advertised for sale. मोहसिन ने उसको बचाने के लिए वो पैसे पे कर दिए गवर्नमेंट को। क्या मोहसिन रिकवर कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। उसका अपना ज़ाती मुफाद भी है। क्यों? क्योंकि वो उसी जगह पे रह रहा है और उसने किसका बिल पे किया है? अपने लैंडलॉर्ड का, जो कि ख़ुद लीगली बाउंड था उसको पे करने के लिए। तो अगेन ICAP ने इसी के अंदर आके स्प्रिंग 20 भी यहीं से पूछ लिया। तो सर अभी तक ये दोनों एरियाज़ क्या हैं? वेकेंट हैं। अगेन यहाँ से सवाल आ सकता है और इन तीनों में से अब आ सकता है, क्योंकि ये भी जिसने सवाल पूछा था जैकेट वाला वो भी कोई इतना ख़ास लंबा चौड़ा सा सवाल नहीं था। तो अब अगेन फॉर दिस अटेम्प्ट अगर आप इन 5 में से कोई से भी 3 कर लें, यू कैन डू एनी 3 जो कि आपको अच्छे लगें। कोई से 3 सवाल यहाँ से कर लें और इन चारों को अगर आप प्रॉपर्ली तैयार कर लें तो उसके साथ साथ क्या होगा, आप ये एरिया ऑटोमेटिकली कवर कर रहे होंगे डेफिनेशन वाला। और चांसेस अब हैं कि इन 3-4 बातों में से कोई ना कोई पॉइंट वो आपसे डिस्कस कर ले, क्योंकि रीसेंट पेपर में कोई सवाल नहीं है। रीसेंट पेपर में कोज़ाई से कोई सवाल ICAP ने टेस्ट नहीं किया हुआ। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि वो 5-6 नंबर का पोर्शन यहाँ से अलग करके पूछ सकता है। इसके सवाल बहुत ज़्यादा उसने पूछ लिए हैं। यहाँ से चांसेस मुश्किल हैं अब, और ये सारे स्पेस उसके पास वेकेंट है। तो गैप उसके पास है, गैप उसके पास अवेलेबल है। वो यहाँ से इवन क्रैमिंग भी पूछ सकता है और यहाँ से लॉजिकल सवाल भी निकाल सकता है। वंस अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो ये वाला पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। डन। 3 पे चलें और ज़रा रिवाइज़ कीजिएगा कंसिडरेशन को।
कंसिडरेशन को।